तो आज हम बात करने वाले हैं दीपिंदर गोयल के बारे में। वो इंसान जिन्होंने ज़ोमैटो को बनाया। हमारे पास उनका एक बहुत लंबा, बहुत गहरा इंटरव्यू है। लेकिन देखिए, ये सिर्फ ज़ोमैटो की कहानी नहीं है। हम उस इंसान की सोच को, उस मानसिकता को समझने की कोशिश करेंगे जिसने भारत के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले स्टार्टअप्स में से एक को खड़ा किया है। और विवादों में भी। हाँ, बिल्कुल। और हम उन विवादों पर भी बात करेंगे जो हमेशा ज़ोमैटो के साथ जुड़े रहते हैं। सही बात है। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। एक ऐसा लड़का जिसे बचपन में उसके छोटे कद, सांवले रंग और हकलाने की वजह से इतना तंग किया जाता था कि उसके दोस्तों के माँ बाप कहते थे इससे दूर रहो। वो लड़का आज अरबों डॉलर की एक पब्लिक कंपनी कैसे चला रहा है, इस कहानी में कई हैरान करने वाली पड़ते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत उनके बचपन से ही करते हैं। जैसा मैंने कहा, उन्हें बहुत तंग किया जाता था। छोटा, काला, हकलाने वाला, पढ़ाई में भी कोई खास अच्छे नहीं थे। ये सब सुनने में किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है, लेकिन ये उनकी असलियत थी। और इसका जो दिमागी असर हुआ वो बहुत गहरा था। इंटरव्यू के मुताबिक उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से नहीं होती थी कि लोग उन्हें चिढ़ाते हैं। अच्छा। बल्कि इस बात से होती थी कि जब कुछ बोलने की कोशिश करते थे तो कोई उनकी बात सुनता नहीं था। ओहो। या तो उन्हें अनदेखा कर दिया जाता था या उनकी बात बीच में ही काट दी जाती थी। ये न सुने जाने का जो दर्द था वो उनके अंदर बैठ गया। सफलता का पैमाना उनके लिए पैसा नहीं था? बिल्कुल नहीं। सफलता का मतलब उनके लिए पैसा या शोहरत कमाना था ही नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह पहुंचना था जहां जब वो बोले तो लोग सुने। ये तो बहुत गहरी बात है। और ये हकलाने वाली बात, इसका असर तो आज भी है ना? हाँ, आज भी है। वो मानते हैं कि उन्हें आज भी पब्लिक में बोलने से डर लगता है। और सबसे हैरान करने वाली बात जो शुरुआत में बताई गई है वो ये है कि उन्होंने पिछले 7-8 सालों में अपनी कंपनी में एक भी टाउन हॉल मीटिंग नहीं की है। हाँ, एक भी नहीं। ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है ना? वो अपनी सारी टाउन हॉल मीटिंग्स स्लैक पर, यानी टेक्स्ट मैसेज के जरिए करते हैं। कमाल है। लेकिन इसी कमी ने, आप कह सकती हैं, उन्हें एक दूसरी ताकत दी। वो कैसे? चूंकि वो बोलकर अपनी बात नहीं कह पाते थे, उन्होंने लिखना शुरू किया। और आज वो अपनी बात लिखने में इतने माहिर हो गए हैं कि उनके लिखे हुए मेमो और ब्लॉग पोस्ट्स कंपनी की संस्कृति का एक अहम हिस्सा हैं। तो एक तरफ ये आत्मविश्वास की कमी, बोलने में झिझक, और दूसरी तरफ स्रोत बताता है कि उनके कमरे की दीवार पर एक पोस्टर लगा था। हाँ, जिस पर लिखा था आई वॉज बॉर्न टू लीड। मैं नेतृत्व करने के लिए पैदा हुआ हूँ। हाँ, और उसी दौरान 11वीं क्लास में उनके सिर्फ 42% नंबर आए थे। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? यही तो इंसान के व्यक्तित्व का कॉन्ट्रडिक्शन है। शायद वो पोस्टर उस बाहरी दुनिया को एक जवाब था जो उन्हें कमजोर समझ रही थी। वो अंदर ही अंदर खुद को यकीन दिला रहे थे कि वो सिर्फ वो नहीं है जो लोग उनके बारे में सोचते हैं। ये एम्बिशन और उस वक्त की असलियत के बीच का टकराव ही शायद वो चिंगारी थी जिसने उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। और शायद इसी सोच ने ज़ोमैटो को चलाने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका दिया। ये हिस्सा मुझे इंटरव्यू में सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। कौन सा? ज़ोमैटो में। वहां कोई तिमाही या सालाना लक्ष्य होते ही नहीं है। हाँ, सोचिए, एक लिस्टेड कंपनी है और वो अपने निवेशकों को भी कभी भविष्य के बारे में कोई वित्तीय अनुमान या मॉडल नहीं देते। ये तो किसी भी बिजनेस स्कूल में सिखाई जाने वाली हर बात के खिलाफ है। बिल्कुल। इसके पीछे गोयल का दर्शन बहुत साफ है। उनका मानना है कि अगर आप किसी स्मार्ट इंसान को एक लक्ष्य देते हैं, मान लीजिए 100 का, ठीक है, तो वो ठीक 100 पर आकर रुक जाएगा। वो कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं करेगा कि क्या वो 150 या 200 तक पहुंच सकता था। लक्ष्य आपकी क्षमता को सीमित कर देता है। हाँ, उनका मॉडल भरोसे पर चलता है। बेहतरीन लोगों को काम पर रखो, उन्हें सही दिशा दिखाओ और फिर उन पर भरोसा करो कि वो सबसे अच्छा काम करेंगे। लेकिन ये सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना ही मुश्किल भी होगा, है ना? बिना लक्ष्य के आप किसी के प्रदर्शन को कैसे मापते हैं? प्रमोशन, बोनस, ये सब कैसे तय होता है? हाँ, ये सवाल बहुत जरूरी है। क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताता है कि इस भरोसे वाले सिस्टम के पीछे असल में क्या ढांचा है? हाँ, इसका जवाब है मालिक वाली मानसिकता। ओनर माइंडसेट। ओनर माइंडसेट। हाँ। ये उनका सबसे बड़ा पैमाना है। वो लक्ष्य नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि क्या कर्मचारी कंपनी को अपना समझकर काम कर रहा है या नहीं। इसका कोई उदाहरण है? ये ओनर माइंडसेट असल में दिखता कैसा है? स्रोत में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए शुक्रवार की शाम 6 बज रहे हैं और सिस्टम में एक बड़ी गड़बड़ी आ जाती है जिसे ठीक करने में 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, वीकेंड शुरू होने वाला है। हाँ, तो एक सामान्य कर्मचारी सोचेगा
अब तो वीकेंड शुरू हो गया, ऐसे सोमवार को देखेंगे। सही बात है। लेकिन जिसके अंदर ओनर माइंडसेट है, वो उस गड़बड़ी को ठीक किए बिना घर नहीं जाएगा, चाहे रात के 8 बजे या 10। उसके लिए कंपनी की समस्या अपनी समस्या है। यही वो मानसिकता है जिसे ज़ोमैटो में सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो ये ओनर माइंडसेट वाली संस्कृति एक तरफ तो तेजी से काम करवाती है, लेकिन दूसरी तरफ ये बहुत ज्यादा दबाव भी बनाती होगी। बिल्कुल। और शायद इसी दबाव की वजह से ज़ोमैटो हमेशा विवादों में घिरा रहता है, जैसे कि उनकी 10 मिनट की डिलीवरी वाला मामला। हाँ, वो तो बहुत बड़ा विवाद बना था। एक सांसद ने तो इसे बंद करने तक की मांग कर दी थी। हाँ, और आम धारणा यही थी कि 10 मिनट में खाना पहुंचाने के लिए राइडर्स पर बहुत ज्यादा दबाव डाला जाता है, जिससे वो तेज गाड़ी चलाते हैं और दुर्घटनाएं होती हैं। इस पर गोयल का क्या कहना है? वो इस आलोचना का बचाव कैसे करते हैं? उनका तर्क पूरी तरह से अलग है। वो कहते हैं कि राइडर को कभी कोई टाइमर या समय सीमा दी ही नहीं जाती। अच्छा। राइडर की स्क्रीन पर ये नहीं लिखा होता कि तुम्हें 10 मिनट में पहुंचना है। वो टाइमर सिर्फ ग्राहक के लिए होता है। तो फिर 10 मिनट की डिलीवरी होती कैसे है? उनका कहना है कि इसका राज तेज ड्राइविंग नहीं, बल्कि हर इलाके में स्टोर्स का एक बहुत घना नेटवर्क है। मतलब फिनिशिंग स्टेशन ग्राहक के घर से इतने पास होते हैं कि राइडर को सामान्य गति से चलने पर भी 10 मिनट से कम समय लगता है। ठीक है, ये डेंस नेटवर्क वाली बात सुनने में तो सही लगती है, लेकिन क्या ये वाकई प्रैक्टिकल है? मतलब क्या स्रोत में कोई डेटा या सबूत है जो ये साबित करे कि राइडर्स पर असल में कोई दबाव नहीं होता? नहीं, स्रोत में सीधे तौर पर कोई डेटा नहीं दिया गया है, लेकिन गोयल इस तर्क पर टिके हुए हैं। और इसी से जुड़ा एक और बड़ा विचार वो सामने रखते हैं। वो क्या है? उनका मानना है कि भारत में पहली बार ज़ोमैटो और स्विगी जैसी कंपनियों ने अमीर और मध्यम वर्ग को श्रमिक वर्ग की असलियत से सीधे तौर पर रूबरू करवाया है। मतलब? पहले ये लोग अदृश्य थे। अब जब कोई ग्राहक अपने दरवाजे पर एक थके हुए, बारिश में भीगे राइडर को देखता है, तो उसे देश की गरीबी और शोषण की सच्चाई दिखती है। अच्छा। वो कहते हैं कि ये समस्या ज़ोमैटो ने बनाई नहीं है, बल्कि सिर्फ उस सच्चाई को उजागर किया है जिसे देखकर अब समाज असहज हो रहा है। ये एक बहुत ही अलग नजरिया है। और राइडर्स की कमाई को लेकर भी बहुत सवाल उठते हैं। इस पर उनका दावा है कि अगर कोई राइडर दिन में 8 से 10 घंटे, हफ्ते में 6 दिन काम करता है, तो वो महीने में आसानी से 25,000 रुपए से ज्यादा कमा सकता है, जो कि भारत में कई नौकरियों से बेहतर है। इसके अलावा वो दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा देने की बात भी करते हैं। विवादों की बात करें तो ब्लिंकिट का अधिग्रहण भी कुछ कम नहीं था, है ना? अरे वो तो बहुत बड़ा मामला था। सब तरफ यही बात थी कि दीपिंदर गोयल ने अपने दोस्त एल्बिंदर ढींसा की डूबती हुई कंपनी को बचाने के लिए सौदा किया है। हाँ, ये क्रोनिज्म यानी भाई भतीजावाद का एक बड़ा आरोप था। लेकिन इंटरव्यू में गोयल का नजरिया बिल्कुल अलग है। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि उन्हें पर्सनली क्विक कॉमर्स यानी 10-15 मिनट में ग्रोसरी डिलीवरी की लत लग गई थी और उन्हें यकीन था कि यही भविष्य है। और दोस्त की कंपनी होना, उससे वो एक बग यानी कमी नहीं, बल्कि एक फीचर यानी खासियत मानते थे। फीचर? वो कैसे? उनका तर्क था कि वो अपना पैसा किसी ऐसे इंसान पर लगा रहे हैं जिस पर वो अपनी जान से ज्यादा भरोसा करते हैं। जी भर। हाँ, ये उनके काम करने के तरीके को दिखाता है। उन्होंने एल्बिंदर से कहा कि ब्लिंकिट की संस्कृति को ज़ोमैटो के साथ मिलाने और उसे नए सिरे से बनाने के लिए ये जरूरी है कि पुरानी लीडरशिप एक कदम पीछे हटे। मतलब बिजनेस के लिए दोस्ती को भी किनारे रख दिया। ये दिखाता है कि वो मुश्किल व्यावसायिक फैसले लेने के लिए व्यक्तिगत संबंधों को भी अलग रख सकते हैं। ये एक बहुत ही क्रूर लेकिन शायद जरूरी फैसला था। तो ये तो हुई बिजनेस की बातें। अब थोड़ा उस अरबपति के पीछे के इंसान को देखते हैं। स्रोत में उनके व्यक्तित्व के कुछ बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आते हैं। सबसे पहला तो है इम्पोस्टर सिंड्रोम। हाँ, वो आज भी मानते हैं कि उनकी सफलता में किस्मत का बहुत बड़ा हाथ है। उन्हें कई बार लगता है कि वो इस सफलता के हकदार नहीं हैं और वो बस सही समय पर सही जगह पर थे। शायद ये उनके बचपन के अनुभवों से आता है, जहां उन्हें हमेशा कम महसूस कराया गया। हो सकता है। और उनके पिता के साथ उनका रिश्ता, ये तो किसी कहानी जैसा है। जब उन्होंने नौकरी छोड़कर ज़ोमैटो शुरू किया तो उनके पिता, जो एक टीचर थे, उन्होंने अपनी जिंदगी की लगभग सारी जमा पूंजी, कितनी, यानी 2 लाख रुपए उन्हें दे दिए। वाह, एक पिता का पूरा भरोसा। लेकिन आज विडंबना यह है कि दोनों के बीच ज्यादा बनती नहीं है। हाँ, वो कहते हैं कि वो और उनके पिता
एक कमरे में ज्यादा देर साथ नहीं रह सकते। और एक किस्सा है कि जब दीपिंदर ने एक बार 3 करोड़ की कार खरीदी तो उनके पिता इतने नाराज हुए कि उन्होंने उसे घर से निकल जाने को कह दिया था। ये कितना अजीब रिश्ता है। एक तरफ पिता अपनी पूरी बचत दे देता है और दूसरी तरफ बेटे की सफलता और उसके खर्चों से इतना नाराज है कि उसे घर से निकलने को कह देता है। बिल्कुल। ये शायद 2 पीढ़ियों की सोच का टकराव है। एक पीढ़ी जिसने पैसे की कमी देखी है और बचत को ही सब कुछ माना है, और दूसरी पीढ़ी जो एक अलग पैमाने पर जी रही है। और इसी से जुड़ी उनकी पैसा खर्च करने की आदत है। वो खुद मानते हैं कि उन्होंने सबसे ज्यादा पैसा कारों पर बर्बाद किया है, जिन्हें वह चलाते तक नहीं है। हाँ, इंटरव्यू में वो कहते हैं कि जब भी उनका दिन खराब होता है या वो अंदर से खालीपन महसूस करते हैं तो वो एक नई कार खरीद लेते हैं। ये एक बहुत ही मानवीय बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि अरबपति हमसे बहुत अलग होते हैं, उनकी समस्याएं अलग होती हैं, लेकिन आखिर में भावनात्मक समस्याओं से निपटने का तरीका कई बार बहुत आम हो सकता है, बस उसका पैमाना अलग होता है। मतलब कोई चॉकलेट खाता है, कोई शॉपिंग करता है, और दीपेंद्र गोयल एक कार खरीद लेते हैं। ये उस दबाव और अकेलेपन को भी दिखाता है जो इस स्तर की सफलता के साथ आता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो क्या तस्वीर उभरती है? एक लड़का जो सुने जाने के लिए तरसता था, उसने एक ऐसी कंपनी बनाई जहां वो बिना एक शब्द बोले सिर्फ टेक्स्ट के जरिए हजारों लोगों को लीड करता है। सही है। एक ऐसी कंपनी जिसका कोई तय लक्ष्य नहीं है, लेकिन जो भारत में सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। और ये चर्चा एक बहुत ही बुनियादी तनाव को सामने लाती है। कुछ बहुत बड़ा बनाने के लिए एक जुनून, एक दीवानगी की जरूरत होती है, जहां आप अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। स्रोत में गोयल कहते हैं कि इस जुनून को शांति के साथ साधा जा सकता है, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि इस सफर में उन्होंने अपनी नींद खोई है और कई बार लोगों को अनजाने में चोट भी पहुंचाई है। तो आज हमारे श्रोता के लिए सोचने वाली बात यही है, क्या असाधारण सफलता और एक सुकून भरी जिंदगी, क्या ये दोनों चीजें एक साथ चल सकती हैं? या फिर एक की कीमत हमेशा दूसरे को चुकानी पड़ती है?